बड़ी भाभी, ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पर बहुत सुंदर लगेगा नैना। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाली ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा, क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो। और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि नैना की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। पर छोटी माँ जी, किचन का सारा काम हो गया है, मैं तैयार होने जाऊं? अभी बाद में तैयार होने जाना। वैसे भी तुम्हारी इस काली शक्ल पर मेकअप तुम्हारी सूरत नहीं बदल देगा। पहले बाहर के ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर बिछा दो। वो महंगे वाली मेरी अलमारी में रखे हैं। मेघा, वो शीशे की अलमारी में मेरे मायके का महंगे वाला कप सेट रखा है, वो भी निकाल लो। मेघा का रंग काला था। वो एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि ममता बहुत अमीर खानदान की लड़की थी और साथ ही साथ अब वो अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। ममता देखने में सुंदर भी थी, इसलिए सब उसी की वाहवाही करते थे। मेघा इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारे काम करती रहती थी। मेघा अलमारी में से कप का सेट निकाल रही थी, तभी ममता का बेटा भानु बॉल से खेलता हुआ ड्राइंग रूम में आ जाता है और भागता हुआ मेघा से टकरा जाता है। मेघा के हाथ से एक कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर ममता शोर मचा देती है। सत्यानाश मम्मी जी, देखो 20,000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कप सेट नैना के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल। अब तेरा बाप ला कर देगा इतना महंगा सेट। लड़के वाले आने ही वाले होंगे। एक काम करो ममता बहू, तुम बाजार जाकर जल्दी से एक नया कप सेट ले आओ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। मेघा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले नैना को देखकर चले जाते हैं। उस बीच मेघा को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मेघा लड़के को देख ही नहीं पाती है। ममता बहू, राजेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अनिल को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर ना जाए, यहाँ बहुत काम है। माँ, चिंता मत करो, नैना की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी, ये देखो, मैंने नैना और पीयूष की थोड़ी फोटोज खींची थी, कैसी लग रही है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। मेघा की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब उसे एक नौकरानी की तरह ही समझते थे। मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकर नौकरानी थे, पर फिर भी मेघा को रसोई में लगना पड़ता था। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल मेघा के साथ होते उस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में रसोई में गया। मेघा, तुम मुझे हमेशा मना कर देती हो, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बस नैना की शादी हो जाए, हम लोग अलग मकान ले लेंगे। मेरी डीलर से बात हो गई है, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसों की क्या कमी है? मैं खुद कमाता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चले गए तो मम्मी जी का दिल दुखेगा। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि एक बहू ने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। मैं ये ताने नहीं सुन सकती। पहले ही अपने काले रंग को लेकर मैं बहुत ताने सुनती हूँ, अब ये बुराई नहीं लेना चाहती। और मुझे बुरा नहीं लगता, ये सब मेरे अपने ही तो है। और फिर मम्मी जी की खुशी तो आप सबके एक साथ रहने में ही है। मैं मम्मी जी को दुख नहीं देना चाहती। आपने ये अलग होने की बात आज कह दी, पर आगे कभी मत कहना। मेघा की सारी बातें उसकी सास रसोई से बाहर खड़ी सुन रही थी। मेघा की सास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो कुछ बोलने वाली थी कि अचानक नैना के चिल्लाने की आवाज आई। नैना सीढ़ियों से गिर गई। सब दौड़ते हुए नैना के पास गए। नैना की कमर में चोट आई थी। मम्मी, मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी। राजेश, अनिल, जल्दी से नैना को डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा घबरा मत, हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब लोग नैना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। नैना की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया था, जिस कारण उसे उठने में बहुत परेशानी हो रही थी। शादी सिर पर थी और डॉक्टर ने नैना को कम से कम 20 दिन का रेस्ट बोल दिया था। देखिए, नैना को आराम की बहुत जरूरत है। अभी इन्हें कम से कम 15 से 20 दिन बेड से बिल्कुल नहीं उठना। 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त है। मेरी बच्ची ठीक कैसे होगी? मम्मी जी, मुझे तो लगता है नैना की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने 20 दिन बोला है ना, शादी को तो 1 महीना बाकी है। देखना, 1 महीने से पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं नैना की देखभाल करूंगी।
मेघा की बातें तो पहले ही उसकी सास घर पर सुन चुकी थी, पर अचानक इस हादसे के बाद नैना के प्रति मेघा के प्यार को देखकर उसकी सास मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है। मेघा अपने प्यार और पूरे सेवा भाव से नैना की बहुत देखभाल करती है और शादी से 12 दिन पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बीच ममता ने नैना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेघा की सास को समझ आ चुका था कि मेघा बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। मेघा बहू, मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। नैना, तुम्हें पता है मेघा हम सबसे कितना प्यार करती है। मम्मी, आप ठीक कह रहे हो। आज मैं शादी से थोड़े दिन पहले इसी वजह से ठीक हुई क्योंकि मेघा भाभी ने मुझ में बहुत आत्मविश्वास जगाया था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू मेघा भाभी। सॉरी मम्मी जी, पर आप चिंता मत करो, मैं मेघा के साथ मिलकर नैना की शादी की सारी तैयारियां करूंगी। क्यों मेघा, हम कर लेंगे ना? हाँ भाभी, बिल्कुल करेंगे। सब मिलकर नैना की शादी की ढेर सारी तैयारियां करते हैं। धूमधाम से नैना की शादी होती है। मेघा की सास बारात के स्वागत के लिए मेघा को ममता के साथ खड़ा करती है और बारातियों को मेघा का परिचय देती है कि मेघा उनकी छोटी बहू है। अनिल खुश था कि आज उसकी वाइफ मेघा को सम्मान दिया गया था। नैना को धूमधाम से विदा किया जाता है। उस दिन से मेघा को अपने परिवार में खूब सम्मान और प्यार मिलने लगता है। सुदर्शना का बेटा काफी समय से काम को लेकर परेशान था। एक दिन उसे अचानक नौकरी से निकाले जाने की खबर मिलती है। अब क्या करूं माँ, अचानक इन कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया। घर की किस्तें अभी देना बाकी है। बिजली, पानी, घर की जरूरत सब कैसे होगा माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कंपनी वाले बड़े अजीब है, ऐसे कैसे निकाल दिया? तूने जाकर बात की क्या? हाँ माँ, सब बात कर ली, किसी के भी पास कोई भी जवाब नहीं है। बस पता चला है कि कंपनी बंद हो रही है। देखता हूँ कोई नई अच्छी नौकरी भी तो एकदम हाथ में नहीं रखी, न जाने कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अनिल को परेशान देख अनुराधा से रहा नहीं गया और वो पति से बोली, अगर आप कहीं तो मैं वहीं ब्यूटी पार्लर में हाँ कह दूं। महीने के अच्छे पैसे बोल रहे हैं, कुछ तो हेल्प हो जाएगी। अनुराधा, पहले भी तुम्हें बहुत से ब्यूटी पार्लर से निकाला जा चुका है। तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कोई भी अपने ब्यूटी पार्लर में काम नहीं देता। तुम अपना मन खराब करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अनिल, ये पार्लर बहुत अच्छा है। इसकी मालकिन मिसेस नीमा बहुत ही मिलनसार स्वभाव की हैं। उनके ऐसे बहुत से ब्यूटी पार्लर हैं। अक्सर वो पार्लर में चक्कर लगाती रहती हैं। बहुत बड़ी कंपनी बना रखी है उन्होंने। जाने दे बेटा, और वैसे भी अभी तेरी दूसरी नौकरी लगने तक पैसों की तंगी भी रहेगी। अनुराधा ठीक कह रही है, कुछ तो मदद हो जाएगी। ठीक है माँ। थैंक यू माँ जी। तो फिर मैं फोन करके उन्हें कल से आने का बोल देती हूँ। अगले दिन अनुराधा ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। ब्यूटी पार्लर में नैन्सी नाम की एक और लड़की काम करती थी, पर वो इतनी घमंडी थी कि मानो इस पूरे पार्लर की वो खुद मालकिन हो। नैन्सी को इस पार्लर में काम करते हुए 3 साल बीत चुके थे और बाकी काम करने वाली लड़कियां भी कुछ समय पहले ही आई थी, इसलिए नैन्सी सब पर बहुत हुक्म चलाती थी। वो किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। मैम, मुझे क्या काम करना है आप बता दीजिए। एक क्लाइंट आई है, उनका फेशियल और फुल बॉडी मसाज करनी है। याद रहे वो हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है, तो उनको अच्छे से हैंडल करना। ओके? ओके मैम। अनुराधा मसाज करने के लिए अंदर चली जाती है, पर अचानक वो लेडी गुस्से में बाहर आती है। नैन्सी, मैं कितने सालों से यहाँ आ रही हूँ, ये क्या तरीका है? तुमने ऐसी काली लड़की को मेरे पास मसाज के लिए भेज दिया। मैं तो इसे हाथ तक न लगाने दूं। पता लगे इसके हाथ लगाने से मैं काली हो जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं तो इस लेडी से बिल्कुल भी मसाज नहीं करवा पाऊंगी। अगर कोई और लड़की हो तो तुम उससे करवा दो, इससे तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको खुद हैंडल करती हूँ। अनुराधा, यहाँ रिसेप्शन पर रहो। तुम्हारे बारे में मुझे नीमा मैम से बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो तुम्हारे काले रंग को देखकर हमारे सारे क्लाइंट चले जाएंगे। कुछ दिनों तक नैन्सी अनुराधा की बहुत इंसल्ट करती रही। जब भी अनुराधा किसी की फेशियल मसाज और बॉडी मसाज करने के लिए जाती तो नैन्सी उसे खुद से ही रोक देती। जब क्लाइंट अनुराधा से काम करवाने के लिए राजी हो जाते तो नैन्सी खुद ही अनुराधा को मना कर देती, जिस कारण अनुराधा बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन अनुराधा एक क्लाइंट का पेडिक्योर कर रही थी, तभी एक लड़की ब्यूटी पार्लर में आती है। लड़की देखने में बहुत ही गरीब परिवार की मालूम होती थी। नैन्सी रिसेप्शन पर खड़ी थी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे कुछ पूछना था। बोलो क्या काम है? और तुम ब्यूटी पार्लर के अंदर कैसे आ गई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जी, मैं पार्लर का काम करवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पार्लर का कोई काम करवाना है। पता भी है यहाँ पर सर्विस कितनी महंगी है। जी मुझे पता है, पर मैंने यहाँ फ्री सर्विस का इनाम जीता है। मैंने स्पिन द व्हील किया था, जिसमें मुझे हेयर मसाज के साथ हेयर स्पा फ्री मिला था।
इसलिए मैं आपके पास आई थी। मुझे कहा गया था कि जब मैं जीत जाऊं तो यहाँ आकर वो सर्विस ले सकती हूँ। ओह, ये नीमा मैडम को भी ना चैन नहीं है, जब देखो ड्रामे करती रहती है। अब ये स्पिन द व्हील चला दिया है, हर समय अपने पार्लर का प्रमोशन करती रहती है और दिमाग हमारा खराब होता है। पता नहीं कहाँ से बिना नहाए धोए लड़कियां फ्री सर्विस करवाने के लिए आ जाती हैं। और इतनी बदबू आती है कि उनके पास से तो मैं तंग आ गई हूँ, नीमा मैडम से और उनकी ये फ्री की सर्विस से। खुद अपने ऑफिस में बैठी रहती है और यहाँ हमें तंग करती है। अभी चुपचाप वहां जाकर बैठो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब आना। नैन्सी लड़की को बुरा भला कहकर अंदर क्लाइंट को देखने चली जाती है। लड़की को बैठे 1 घंटा बीत चुका था। अनुराधा ये सब देख रही थी। उसने नैन्सी से कहा, मैम वो लड़की बहुत देर से इंतजार कर रही है। ओह, तो मैं क्या करूं? अगर इंतजार कर रही है, दिख नहीं रहा मैं यहाँ इतना महंगा फेशियल कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऐसे गरीब लोगों को फ्री सर्विस देने का। मुझे अपने हाथ नहीं खराब करने। मैम अगर आप नहीं करेंगी तो मैं उस लड़की की फ्री सर्विस करूंगी, क्योंकि ये पार्लर के रूल्स हैं। अगर किसी ने इनाम जीता है तो उसे सर्विस दी जाएगी। हमारे पार्लर की इज्जत का सवाल है। हम इस तरह से किसी भी क्लाइंट से व्यवहार गलत तो नहीं कर सकते ना। क्या कहा? तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? अब देखना मैं तुम्हें इस ब्यूटी पार्लर से कैसे रफा दफा करती हूँ। अरे तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? नैन्सी नाम है मेरा। नीमा मैडम मेरे आगे पीछे घूमती हैं। उनका ये ना बड़ा पार्लर मेरी वजह से चल रहा है। बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तभी ये पार्लर है। कोई बात नहीं मैम, आप नौकरी से निकाल दो, पर इस लड़की को बिना सर्विस के तो मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमारे पार्लर में वो फ्री सर्विस का इनाम जीत कर आई है और उसे खाली भेजना मेरे नियम के खिलाफ है। अनुराधा नैन्सी की बात को नहीं सुनती और वो अपना काम करने लगती है। वो उस लड़की की फ्री सर्विस करने के लिए उसे ले जाने लगती है। तभी नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। बहुत देर से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। अभी मैं नीमा मैम को फोन मिलाती हूँ और तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलकर तुम्हें नौकरी से निकलवा ही दूंगी। रुको तुम अभी, और तू निकल यहाँ से। कोई फ्री सर्विस नहीं मिलेगी तुझे यहाँ पर, चल जा। तभी ब्यूटी पार्लर की मैनेजर नीमा आ जाती है। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक तो हो ही जाएगा। वेल डन सुप्रिया, तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग की। मुझे पता चल गया कि मेरे ब्यूटी पार्लर में क्या चल रहा है। नैन्सी, इसी समय मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अनुराधा, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे सुप्रिया ने चोरी से सारा वीडियो बनाकर मैसेज में भेज दिया था। मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई है। आज से नैन्सी की जगह तुम मेरे इस पूरे पार्लर को संभालोगी। मैं तुम्हें इस पार्लर की हेड बनाती हूँ। सुप्रिया मेरी सिस्टर की बेटी है। काफी समय से मुझे नैन्सी पर शक था। मैं जानती हूँ अनुराधा, नैन्सी ने तुम्हारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया, पर व्यक्ति की पहचान उसकी सूरत से नहीं उसकी सीरत से होती है। ये बात नैन्सी को समझ आ गई होगी। नैन्सी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और एक बात, अनुराधा, अगर कुछ क्लाइंट तुमसे पार्लर का काम करवाने के लिए मना करे तो तुम साफ मना कर दो। हमारे पास ऐसे लोगों के लिए भी कोई सर्विस नहीं है जो हमारे वर्कर्स के साथ अच्छे से पेश ना आए। सॉरी मैम। नैन्सी प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। यहाँ से चली जाओ। नैन्सी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन से अनुराधा पूरा पार्लर संभालने लगी। उसके साथ साथ पार्लर में काम करने वाले सभी लोग बहुत खुश थे। अनुराधा अपने साथ के सभी वर्कर्स के साथ बहुत प्यार से रहती थी। अब अनुराधा की सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। कुछ दिनों बाद अनिल की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और फिर अनुराधा की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जीती रह बहू, सचमुच तेरे जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तुम दोनों सदा खुश रहो। माँ जी, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का ही फल है। थैंक यू माँ जी, मुझे इतना प्यार देने और मुझ पर भरोसा करने के लिए।